हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शुरू एकेडमी में। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है, बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसका पार्ट 2 है ये। ठीक है, पार्ट 1 मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आपने अगर वो अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखना। उसके बाद इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेगी। ठीक है, और दूसरी बात ये, इसके साथ साथ अपन नेशनलाइजेशन और मर्जिंग ऑफ बैंक्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जितने भी टॉपिक ये जो है, अगर आप इसमें बुक्स में देखेंगे तो आपको 1, 2, 3 पेजेस में आपको ये भर भर के मिलेगा, बट आपको समझ में अगर अच्छे से आना है तो यहाँ पर आप बने रहना, आप देखना, और फिर एंड में आप खुद एनालाइज करना कि आप अगर बुक से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैंने जैसे आपको पढ़ाया वो आपको ज़्यादा समझ में आया, और उस हिसाब से आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि एसबीआई कब बना था, 1955 में बना था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, 1959 में एसबीआई के 8 सब्सिडियरीज आए थे। कौन कौन से थे वो, ये सारे जितने भी मैंने 8 लिखे ये सारे एसबीआई के सब्सिडियरीज आए थे। ये मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, तो जिसने नहीं देखा है प्लीज़ चेकआउट कर लेना उसको जाकर। ठीक है, तो ये सारे अपने सब्सिडियरीज 1959 में बने थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखिए मैं यहाँ पर ब्रश ले लेती हूँ, और ये ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। ठीक है, इन दोनों को ये दोनों जब बने, सब्सिडियरीज तो बन गए थे, फिर क्या हुआ कि ये दोनों लॉस में चल रहे थे। ये बैंक्स जो थे, ये दोनों बैंक्स जो हैं लॉस में चल रहे थे, तो उसको ठीक करने के लिए इसका सोल्यूशन निकाला गया कि इन दोनों बैंक को हम मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बैंक का मर्जिंग हो गया किस ईयर में, 1963 में। 1963 में ये दोनों बैंक का मर्जिंग हो गया। ठीक है, तो अभी 8 सब्सिडियरीज थे, उसमें से 2 का मर्जिंग हो गया, तो कितने सब्सिडियरीज बचे, 7 सब्सिडियरीज बचे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र है, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो है, इसका मर्जिंग किया गया डायरेक्ट एसबीआई के साथ। डायरेक्ट एसबीआई के साथ इसका मर्जिंग किया गया, ये भी लॉस में चल रहा था तो इसका भी एसबीआई के साथ मर्जिंग किया गया। कौन से ईयर में, 2008 में। 2008 में इसको डायरेक्ट एसबीआई के साथ मर्ज किया गया। ठीक है, आप आगे की स्लाइड में बहुत अच्छे से लिखा है, वहाँ देख लेना। अभी मैं आपको जो बता रही हूँ वो अच्छे से समझिए। ठीक है, इन दोनों, सबसे पहले क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को 1963 में आपस में मर्ज कर दिया गया, और उस बैंक का नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ठीक है, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को 2008 में मर्ज किया गया डायरेक्ट एसबीआई के साथ। ठीक है, तो ये वाला बैंक स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र बैंक ख़त्म। ठीक है, तो अब कितने बचे हमारे पास सब्सिडियरीज, कितने बचे, पहले 7 थे, अब कितने बचे, 6 बचे। कितने बचे, 6 बचे। अब स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को भी डायरेक्टली एसबीआई के साथ मर्ज किया गया साल 2010 में। ठीक है, 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के साथ इसको मर्ज कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया। तो अब टोटल कितने बचे, आपके पास 5 बचे। ठीक है, ये दोनों सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर चले गए तो 1 हो गए, तो 7 बचे। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र चला गया तो 6 बचे। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर भी चला गया, तो अब कितने हमारे सब्सिडियरीज बचे, 5 सब्सिडियरीज बचे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर को मर्ज किया गया, उसका ईयर भी देख लीजिए, 1963 में मर्ज किया गया। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को डायरेक्ट एसबीआई के साथ 2008 में किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को एसबीआई के साथ 2010 में किया गया। ठीक है, बाकी देखिए अब क्या हुआ, अब हमारे पास देखो, सबसे पहले एक बार और अच्छे से देख लो। सबसे पहले 8 सब्सिडियरीज थे,
8 सब्सिडियरीज थे, ठीक है। उसमें से फिर एक जब गया, एक कौन सा गया, बीकानेर और जयपुर मर्ज हुए तो बचे कितने, 7। उसके बाद एक सौराष्ट्र गया, एक इंदौर गया, तो अब कितने बचे हमारे पास, 5 बचे, ठीक है। तो ये जो 5 हमारे सब्सिडियरीज थे, ये जो 5 सब्सिडियरीज थे, और एक और बैंक था, भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक। ये 5 सब्सिडियरीज जो बचे और जो भारतीय महिला बैंक है, इन सबको मर्ज कर दिया गया डायरेक्ट एसबीआई के साथ, एसबीआई के साथ डायरेक्ट मर्ज कर दिया गया। कब किया गया, 2017 में सबको मर्ज कर दिया गया डायरेक्टली एसबीआई के साथ। तो एट प्रेजेंट कितने सब्सिडियरीज हैं एसबीआई के, 0, कोई सब्सिडियरी सब बचे नहीं है, सबको एसबीआई के साथ अब मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर हुई। आगे और अच्छे से देख लीजिए स्लाइड में। ये देखिए, ये 5 अपन के बचे थे, ये अपन के 5 लास्ट में बचे हुए थे। ये बचा था, ये बचा था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, ट्रैवनकोर, ये जो स्टार्टिंग में मर्ज हुआ था, बीकानेर, जयपुर, और एक और बैंक था जो भारतीय महिला बैंक, ये विमेन के एम्पावरमेंट के लिए बना था, बट ये भी कुछ खास इसने अच्छा किया नहीं, लॉस में चला गया। तो सबको उठा के 2017 में एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया। समझ में आ गई? ये जितना भी मैंने पढ़ाया है आप इसको समझने की कोशिश करिए। मैंने जितना भी बोला है इसको देखिए। अभी नोट्स मत बनाना, नोट्स तो बनते रहेंगे, समझने पर ज़्यादा फोकस करो। ये सारा मटेरियल तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। समझने की ज़्यादा कोशिश करो। ये पूरा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, शुरू एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जाना, आपको ये पूरा पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा और बड़े तसल्ली से नोट्स वहाँ से देखकर बना लेना, ठीक है। इसका लिंक अगर आपको टेलीग्राम चैनल में अगर ऐसे ढूंढने से नहीं मिल रहा है या जो भी आपको है, डिस्क्रिप्शन में जाना, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाना, वहाँ पर लिंक दिया गया है, डायरेक्टली वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, नेशनलाइजेशन इन इंडिया। मैंने आपको पहले भी बता चुका है नेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है। नेशनलाइजेशन मतलब कोई कंपनी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसका जो पावर है, इसका जो ओनरशिप है, गवर्नमेंट के पास जब जाता है, गवर्नमेंट के पास जब जाता है किसी प्राइवेट कंपनी से, एंटिटी के हाथों से, तब उसको हम नेशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नेशनलाइजेशन इन इंडिया अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है, नेशनलाइजेशन टुक प्लेस अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट। तो नेशनलाइजेशन जो इंडिया में हुआ था वो किस एक्ट के अंडर हुआ था, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट। ये एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला तो ये, दूसरा पॉइंट, ऑन 19 जुलाई 1969। देखिए सबसे पहले तो आप ये पहले देखिए कि नेशनलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, नेशनलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उस समय जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनका सोचना ये था कि बैंक्स जो थे पहले नेशनलाइजेशन हुआ है, मतलब गवर्नमेंट के हाथों में अभी आए हैं, पहले क्या थे, प्राइवेट एंटिटीज़ के पास थे। तो जब बैंक्स प्राइवेट एंटिटीज़ के पास थे तो कुछ लिमिटेड लोगों के पास था, ठीक है। तो वो लोग अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ सेक्टर्स को, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेक्टर्स होते हैं, तो हर उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हूँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कुछ ही हैंड्स में पैसे थे उस टाइम, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाए तो गवर्नमेंट में तो हर सेक्टर में ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो अगर ये पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा तो इससे हर सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हर सेक्टर तक चीज़ें हम पहुंचा सकते हैं, उनको बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये था मोटिव नेशनलाइजेशन के पीछे, ठीक है। तो वो किस एक्ट के अंडर हुआ था, मैंने आपको बता दिया, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट के अंडर हुआ था। उसके बाद अब देखिए 19 जुलाई 1969 को 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक जिसका मिनिमम 50 करोड़
कैपिटल था, 50 करोड़ जिसका कैपिटल था मिनिमम, उसको नेशनलाइज किया गया। तो सबसे पहला नेशनलाइजेशन कब हुआ, ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर जितना भी लिखा है मैंने सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक्स जिनका मिनिमम कैपिटल 50 करोड़ रुपए तक था उनको नेशनलाइज किया गया। ठीक है, पहले 14 बैंक्स को किया गया। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक जिनका मिनिमम कैपिटल कितना था, 200 करोड़ रुपए था, उनको नेशनलाइज किया गया। तो 2 ईयर में नेशनलाइज किया गया, 1969 और 1980। पहले 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद 6 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, जब भी नेशनलाइजेशन की बात होती है तो एसबीआई को इंक्लूड नहीं किया जाता है। एसबीआई को इंक्लूड नहीं किया जाता है, सिर्फ 1969 में जो नेशनलाइजेशन हुआ है और 1980 में जो नेशनलाइजेशन हुआ है उसको ही नेशनलाइजेशन में गिना जाता है। उसका रीज़न ये है कि नेशनलाइजेशन जो हुआ है वो ये बैंकिंग कंपनीज़ वाले एक्ट के अंडर हुआ है और एसबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ है वो एसबीआई एक्ट के अंडर हुआ है। तो जो बैंकिंग कंपनीज़ वाले एक्ट के अंडर हुआ है जो नेशनलाइजेशन, हम उसी को नेशनलाइजेशन के अंदर गिनते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी हमारे पास कुल मिला के कितने नेशनलाइजेशन बैंक्स हमने देखे, सबसे पहले 14, उसके बाद 6, यानी कितने नेशनलाइज्ड बैंक है, 20 नेशनलाइज्ड बैंक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, न्यू बैंक ऑफ इंडिया गॉट मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक ऑन 4 सितंबर 1993। तो 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी के साथ मर्ज कर दिया गया। जब पीएनबी के साथ मर्ज कर दिया गया यानी कितना बचा अब अपन के पास, 19 बचा। कितना बचा, 19 बचा। ठीक है, उसके बाद देखिए विजया बैंक प्लस देना बैंक, विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अप्रैल 1, 2019 को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तब 20 थे, उसमें से एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया गया तो कितना बचा, 19। फिर 2 बैंक चले गए, विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज कर दिया गया तो बचे कितने, 2 बैंक चले गए तो बचे कितने, 17 बैंक। अब अपन के पास 17 नेशनलाइज्ड बैंक बचे हैं, 20 में से 17 नेशनलाइज्ड बैंक बचे थे। ठीक है, इतनी समझ में आ गई कहानी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। लाइक करना तुम लोग भूल जाते हो और इतनी मेहनत करके मैं पढ़ा रही हूँ उसकी थोड़ी सी तो इज्जत रख लो हमारी, थोड़ा सा तो लाइक कर दो प्लीज़ यार, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, चलो आगे देखें। अब की कहानी देखिए, एक बार मैं और आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। देखिए सबसे पहले 20 बैंक थे, 20 बैंक थे। ठीक है, उसमें से न्यू बैंक ऑफ इंडिया गया तो कितना बचा, 19। फिर विजया बैंक और देना बैंक गया तो कितना बचा, 17 बचा। ठीक है, इस 17 में से 10 बैंक, इस 17 में से 10 बैंक को 4 में कर दिया गया, यानी कि 10 में से 4 बैंक्स में, बाकी 10 को तुम 10 को ऐसे समझ लो 4 + 6 बैंक्स को 4 बैंक के साथ मर्ज किया गया। वो कैसे मर्ज किया गया वो हम अभी आगे देखेंगे। तो ये है कि 17 में से 10 बैंक को 4 में कन्वर्ट किया गया, 4 में कन्वर्ट नहीं, 4 बैंक्स थे और उसमें से 6 को एक दूसरे के साथ ऐसे मर्ज किया गया है। वो कौन कौन से अभी हम देखेंगे और बाकी के जो 7 है वो एज इट इज़ थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन से बैंक थे वो, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए पंजाब नेशनल बैंक को किसके साथ मर्ज किया गया, पंजाब नेशनल बैंक में कौन से बैंक्स मर्ज हुए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को किन के साथ मर्ज किया गया, पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज किया गया।
ठीक है। सिंडिकेट बैंक को किसके साथ किया गया? कैनरा बैंक के साथ किया गया, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ, ठीक है। तो ये सारे जो 6 बैंक्स हैं, ये जो 6 बैंक्स हैं, इसको 4 में कन्वर्ट कर दिया गया, 4 में कर दिया गया, एक दूसरे से मर्ज, ठीक, समझ में आया? तो अब देखिए आगे, तो अपन के पास 4 नेशनलाइज बैंक ये हो गए। उसके बाद देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, अपन ने ये पढ़ चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ये जो लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक, अभी अपन ये पढ़ के आए हैं। तो ये एक 4 हो गया, ये 1 हो गया, 5 नेशनलाइज बैंक। फिर ये जो बाकी बचे हैं, कितने बचे हैं? 4 और 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11 नेशनलाइज बैंक बचे हैं, ठीक है। और ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, बट ये नेशनलाइज बैंक में इंक्लूड नहीं होता है, नेशनलाइज बैंक में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये 11 नेशनलाइज बैंक प्लस SBI, यानी अपन के पास अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जो गवर्नमेंट के हाथों में है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमारे पास अभी टोटल कितने हैं? 12 हैं। समझ में आया आप लोगों को? स्टार्टिंग से एक बार और देख लीजिए, कंक्लूजन में आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग में हमने देखा सबसे पहले 14 बैंक्स का मर्ज हुआ, 14 बैंक्स मर्ज हुए, ठीक है। उसके बाद 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए, फिर 6 बैंक्स नेशनलाइज हुए, तो टोटल कितना हुआ? 20 बैंक्स हमारे पास नेशनलाइज्ड थे। उसके बाद न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब बैंक के साथ जब मर्ज किया गया तो हमारे पास कितने बचे नेशनलाइज बैंक? 19 बचे। उसके बाद विजया बैंक और देना बैंक को किसके साथ किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। तो 19 में से 2 और चले गए, तो 17 बैंक में से 10 को 4 में अमेलगमेशन कर दिया, 10 PSUs के, ठीक है। और फिर बचे हमारे 7, ठीक है, 7। तो हमारे 11 नेशनलाइज बैंक वो हो गए, और SBI को और इंक्लूड किया, तो 12 अभी हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं टोटल, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। इसका PDF आपको पूरा मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, आप वहाँ से देख लेना। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो अगर अभी भी नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी एक बार देख लेना, क्योंकि अगर आप वो आपका बेसिक, अगर आप उसको कंटिन्यूएशन में ये दोनों पढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और आप को अगर नहीं मिल रहा है तो आप शुरू अकेडमी में जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस नाम से प्लेलिस्ट ऊपर ही है, उसमें लाइन से अभी तक 4-5 वीडियोज़ में डाल चुकी हूँ, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। सारे इम्पॉर्टेंट है बैंकिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और बस जितने भी बुक्स इसके लिए अच्छे होते हैं बैंकिंग के लिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहो तो वहाँ जाकर देख सकते हो बुक्स को। अगर बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहता है कि कौन से बुक से पढ़े, ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए मैंने उसकी भी हेल्प कर दी है आप लोगों की। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।